मेरा टेस्ट ले लो यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तो आपका काम है कि आप पढ़ें, आप पढ़ने के लिए आए हैं। और आप अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही, आपके लिए ना टेस्ट। जी अच्छा, हमने क्या शुरू करना था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू करना था और टेस्ट की डिस्कशन। जिन्होंने टेस्ट दिया है पहले हम करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे ताकि ये जो टेस्ट देने वाले हैं फिर ये टेस्ट के लिए चले जाएं हम, फिर उसके बाद टेस्ट डिस्कस करेंगे। तकरीबन आधा घंटा हम पढ़ेंगे, हाफ एन आवर पहले पढ़ेंगे, बाद में इनको टेस्ट के लिए भेज देंगे। आइंदा नहीं ऐसे करना, नहीं तो फिर आप बैच चेंज करा लें, आपकी मेहरबानी। बहुत आपकी करम नवाजी होगी मेरे ऊपर, ठीक है, आपकी बहुत करम नवाजी होगी। मैं देसी टीचर हूँ, कन्वेंशनल स्टाइल से पढ़ाता हूँ, तो खिंच के पढ़ाना, जेड़ा नहीं भी पढ़ना चाहता उन्होंने भी पढ़ाना। अच्छा जी बेटा, चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर है ये आई कैप की बुक के मुताबिक कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। मेरा ख्याल है यहाँ चैप्टर 11 होगा या 12 होगा। ठीक है, सही है, सही कह रहे हैं, चैप्टर 12। जी 97 पेज पे। जी 97 पेज पे। फ्लो चार्ट बना लें सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में कि हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। बस आवाज ना है बच्चियों, खामोश रहें, ये ना हो उसका गुस्सा आप पे निकल जाए। हैं ऐसे हो जाता है, एक बच्चे का गुस्सा दूसरे बच्चे पे भी निकल सकता है, तो आप बस आराम से बैठे। जी तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये खाली इस बच्चे को नहीं मैं कह रहा, सारों को कह रहा हूँ जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। वो शरीफ आदमी याद आ गया, वो बोल पे थे। ये जितने भी टेस्ट ना देने वाले हैं लफंडर, क्लास के अलावा जिसकी क्लास है वो नेचुरल है, ठीक है, बाकी नहीं, बाकी ज्यादती कर रहे हैं जी। वैक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में मैं वैक लिखूंगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं लिखूंगा वैक। अब आइंदा से मेरी जबान पे वैक ही होगा। तो वैक सबसे पहले थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, कॉस्ट ऑफ डेट पे, जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट। जी बेटा, बल्कि सॉरी, पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम बात करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे होती है, ये तीसरे नंबर पर है, और ये चौथे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होती है, बल्कि वैसे वो इक्विटी में ही आ जाती है, चले कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है। चौथे नंबर पर कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक चार बातें बताई कि हमारे चार टॉपिक्स हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है, चौथी चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है और वो कैसे कैलकुलेट की जाती है।
अच्छा जी। बाकी उसके बाद आखिरी चीज जो है, हाँ आखिरी चीज वो नोट्स में मिसिंग है, दैट इज यील्ड कर्व। ये नोट्स में मिसिंग है। ये वैसे मैं करवाता एट द टाइम ऑफ रिवीजन हूँ, लेकिन लिख लें आप ये टॉपिक, यील्ड कर्व। ये यील्ड कर्व का टॉपिक हमारे नोट्स में मिसिंग है। आई कैप की किताब में है, हमारे नोट्स में इसलिए मिसिंग है क्योंकि ये मैं इस चैप्टर में नहीं करवाता, ये मैं किसी और चैप्टर में करवाता हूँ। तो फिलहाल टॉपिक आप लिख लें, अभी ये टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, ये हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे तो उसके साथ करेंगे। तो ये अभी फिलहाल पेंडिंग कर लें। ये टॉपिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में भी है, दोनों में है। तो मैं इसीलिए इसको यहाँ नहीं पढ़ा रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये मतलब ये मैं नहीं पढ़ा रहा, डेलिबरेटली बता रहा हूँ, मेरे नोट्स में ये टॉपिक मिसिंग है, डेलिबरेटली मिसिंग है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में होना चाहिए, अगर उधर भी नहीं है देन फिर वो अलहदा हैंड आउट आपको दे दूंगा, ये एक सफ़ा है मैक्सिमम। अच्छा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के टोटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के दो मेन मेथड्स हैं। ये सारा फ्लो चार्ट बना ले ताकि हमें पता हो कि दो मेन मेथड कौन से हैं। एक डिविडेंड मॉडल है, डिविडेंड मॉडल या डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कहते हैं उसको। एक डिविडेंड मॉडल है, दूसरा कैपामेक मॉडल है। ये दो मॉडल है जिनके थ्रू हम कैपा में एम मॉडल ही मुराद है जी। दो मेथड है बेटा, डिविडेंड मॉडल और दूसरा कौन सा है, इससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। क्या होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें कुछ नहीं पता, बस हम अभी एक ओवरऑल टॉपिक की फ्लो चार्ट बना रहे हैं ताकि टॉपिक्स, सब टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकें। नोट्स में प्रॉब्लम होती है, आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये मेन टॉपिक है कि सब टॉपिक है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में दो मेथड्स हैं मेन, डिविडेंड मॉडल और दूसरा कैपम। डिविडेंड मॉडल के आगे से दो वर्जन है, डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ या जीरो ग्रोथ इन डिविडेंड, जीरो ग्रोथ इन डिविडेंड, और अगला है कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड। यानी डिविडेंड मॉडल के आगे से फर्दर दो वर्जन्स हैं। आप ये भी कह सकते हैं डिविडेंड मॉडल के आगे से तीन आगे या दो शेप्स हैं, जीरो ग्रोथ इन डिविडेंड के साथ डिविडेंड मॉडल, और डिविडेंड मॉडल विद कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड। कैपम का एक ही है। कॉस्ट ऑफ डेट में आपको सारे डेट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जी, सारे डेट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो डेट्स से मुराद दो तरह के डेट्स होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स और दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म डेट्स। क्या फर्क होता है लॉन्ग टर्म डेट्स में और शॉर्ट टर्म डेट्स में? अकाउंटिंग ने सिखाया होता है ये। कौन से मोर देन 1 ईयर होते हैं? हाँ जी, मोर देन 1 ईयर का मतलब उनकी रीपेमेंट ऑफ द लोन, प्रिंसिपल अमाउंट हमने 1 साल के अंदर अंदर वापस, ऐसा कोई भी लोन जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल के अंदर अंदर वापस करनी है वो शॉर्ट टर्म डेट होता है। और ऐसा लोन जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल के बाद वापस करनी हो, लॉन्ग रन में करनी हो, वो लॉन्ग टर्म डेट है। तो शॉर्ट टर्म डेट हमारे स्कोप में नहीं है, ये हमारे स्कोप में नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में ये हमारे स्कोप में नहीं है, ये किसी और चैप्टर में है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर पे अगर हम है तो हम वहां सिर्फ एक ही डेट काउंट कर रहे हैं, विच इज, या कौन से डेट्स काउंट कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट्स में दो मेन डेट्स होते हैं, बैंक लोन और डिबेंचर्स। शायद आपको पता हो डिबेंचर्स का। अब आगे डिबेंचर्स की कई टाइप्स हैं। हाँ जी, लॉन्ग टर्म डेट को नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं, सही कह रहे हैं ये बच्चा। अच्छा, बैंक लोन तो सबको पता है कि कंपनी बैंक से कर्जा लेती है, इनके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। जब मैं डिटेल बता रहा हूँ तो सोर्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर करा रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये मैं वहां से आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने जो पोर्शन इतना कराया ये सोर्स ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में से मैं बताऊंगा कि ये आपने वहां पे से, यानी जब रिवीजन करनी है तो इनको इकट्ठा पढ़ना है दोनों चैप्टर्स को।
अभी मजबूरन हमें अलग-अलग पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब आपने रिवीजन करनी है तो बैंक लोन की जितनी खूबियां हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी क्या फीचर्स हैं, वो सब वो चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का बताता है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो आपको पता है, जब भी कोई कंपनी कर्जा बैंक से लेगी उसको क्या बोलते हैं, बैंक लोन। लेकिन इतनी बात सफिशिएंट नहीं है, फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज हमें ज्यादा पता होना चाहिए। अच्छा, डिबेंचर कई तरह के होते हैं। डिबेंचर होते क्या हैं, सब नहीं बोलेंगे जी कोई एक, क्या होते हैं डिबेंचर, दसो कुड़ियों। लोन नोट्स क्या होते हैं बेटी, नाम बता रही है, उसका दूसरा नाम है ये तो। डिबेंचर का ही दूसरा नाम लोन नोट्स है, तीसरा नाम लोन स्टॉक है, चौथा नाम बॉन्ड्स है। उन दसो है कि नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। हाँ, किनसे, हाँ जब भी कंपनी लोन लेती है सर्टिफिकेट इशू करके, उस लोन सर्टिफिकेट्स को कहते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स आर द लोन सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द कंपनी टू रेज अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम जनरल पब्लिक, फ्रॉम बैंक नहीं, फ्रॉम जनरल, यानी लोगों को मालिकाना हकूक पे सर्टिफिकेट इशू किए जाएं कैपिटल के तो वो शेयर्स हैं, और लोगों को लोन वाले सर्टिफिकेट इशू किए जाएं तो वो क्या है, डिबेंचर है। इज इट क्लियर। तो डिबेंचर की आगे से कई टाइप्स होती हैं, आपको पता होगा, एक रिडीमेबल होंगे या इररिडीमेबल होंगे। रिडीमेबल में भी कैश में रिडीम हो सकते हैं या कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स होते हैं। तो इसका मतलब है दो तरह के ये मेन होते हैं, रिडीमेबल और दूसरे इररिडीमेबल। इररिडीमेबल, रिडीमेबल, ये सारा डिटेल से पढ़ेंगे। रिडीमेबल में आगे से दो तरह के होते हैं, सिंपल रिडीमेबल जिन पे कैश कंपनी ने देना है, और दूसरे कन्वर्टेबल। रिडीमेबल की दूसरी शक्ल कौन से है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये पता है ना, कन्वर्टेबल डिबेंचर में जिसके पास बॉन्ड होता है उसको कंपनी ये चॉइस देती है कि आप हमसे या तो पैसे वापस ले लें या अपने बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करा ले। आप हमसे पैसे ना लें, शेयर्स ले लें, हम आपको शेयर ज्यादा दे देंगे, पैसे आपको कम मिलेंगे। तो लोग पैसों के बजाय शेयर्स ले लेते हैं। तो ये सारों की आपने क्या पढ़नी है, टॉपिक क्या चल रहा है, ये कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे, बस ये बेस चीजें हैं इनकी। हमने वैसे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर है, ये दोनों एक ही चैप्टर है एसीसीए में, और फाइनल में ये दो चैप्टर थे, तो आई के आपने इधर भी दो चैप्टर बना दिए हैं। दोनों वैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर है वो थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, और उसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, पैसा जहां से भी आ रहा है उसकी सारी कैलकुलेशन, पैसा लेना है नहीं लेना, महंगा पैसा है सस्ता पैसा है, ये सारी कैलकुलेशन, ये कौन सा चैप्टर है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉम्प्यूटेशनल फोकस ज्यादा है, थ्योरेटिकल फोकस, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में थ्योरेटिकल फोकस ऑफ द डेट, बैंक लोन और पता नहीं क्या क्या जो बहुत लंबा चढ़ा चैप्टर है वो ज्यादा है। तो आप मतलब दोनों को कलेक्टिवली पढ़ेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने रिवाइज इनको इकट्ठा ही करना है। मैं पहले सोच रहा था दोनों को इकट्ठा पढ़ाऊं, लेकिन वो फिर वो बड़ा लेंथी चैप्टर बन जाना, और दूसरा आपने कहना खत्म ही नहीं हो रहा ये चैप्टर। तो वो ये है कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद शुरू करूंगा तो एक और चैप्टर खत्म होने का मतलब है एक और माइलस्टोन अचीव हो गया। ऐसे ही बंदे को एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होती है कि दो चैप्टर हो गए, चलो हमारे चलें। अब हमने करना क्या है जी, वो क्या कहता है जी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। नोट्स छोड़ दें, सबसे पहले इस डायग्राम पर आए, अभी नोट्स छोड़ दें, सारे नोट्स इधर हैं, सारे नोट्स इधर है। हाँ, जहाँ मैं कहूंगा ना आप लिखो, ओपन करके रख लें, लेकिन जब मैं कहूंगा तब लिख लीजिएगा, कोई बात अदरवाइज वही बातें वहीं से पढ़ पढ़ के बताऊंगा जी। ये देखिए, वो कह रहा है किसी भी कंपनी के पास पैसा लेने के दो सोर्सेज हैं, एक इक्विटी, इक्विटी फाइनेंस ले सकती है कंपनी, ये बात इंडिविजुअल बिजनेस की बात नहीं हो रही, ये बात किसकी हो रही है, कंपनी की हो रही है, लिख लें नोट्स पे, कंपनी की बात हो रही है। कंपनी के पास पैसा लेने के दो तरीके हैं, या तो कंपनी इक्विटी फाइनेंस लेगी, या दूसरा कंपनी इक्विटी फाइनेंस के लिए कंपनी शेयर्स इशू करेगी, और डेट फाइनेंस के लिए कंपनी बैंक लोन या अभी बताकर आया है, या कंपनी क्या इशू करेगी, डिबेंचर।
ये डायग्राम शायद पहले भी कभी दिखाई है आपको। जब कंपनी इक्विटी से फाइनेंस लेगी शेयर्स पे, तो उन लोगों से जो पैसा लिया है उस पैसे की वो फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा नहीं है, मुफ्त नहीं मिला कंपनी को, अल्लाह वास्ते नहीं दिया, लोगों ने कंपनी से उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न डिमांड करना है। कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, फाइनेंसर है, जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया, वो उनको कहते हैं फाइनेंसर। इक्विटी के केस में शेयर होल्डर होते हैं वो, और डेट के केस में बैंक या डिबेंचर होल्डर्स आर द फाइनेंसर। जिन फाइनेंसर ने कंपनी को पैसा दिया बेटा, उन्होंने कंपनी से बदले में पैसे पे कमाई मांगनी है, रिटर्न मांगना है। तो शेयर होल्डर कंपनी से क्या मांगते हैं बदले में? डिविडेंड, और कंपनी को वो देना पड़ता है। एक्चुअली लेने वाला पैसा जो है वो मजबूर है, देने वाले का हमेशा अपर हैंड है। तो शेयर होल्डर्स का अपर हैंड है, मैनेजमेंट का या कंपनी का लोअर हैंड है। अगर कंपनी ना भी चाहती हो तो मजबूरन कंपनी को हमारे सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से, लॉ के नहीं, हमारे सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से कंपनी को मजबूरन क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है, नहीं तो लोग आपकी कंपनी के शेयर मार्केट में बेच के टगे टोकरी कर देते हैं। याद रखें, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है डिमांड और सप्लाई। जब किसी कंपनी के शेयर बेचते हैं ना लोग, मैं बेचूं, आप बेचे, फलां बेचे, एक्स बेचे, वाई बेचे, ज्यादा लोग जब बेचेंगे तो उन शेयर्स की मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ने से शेयर की डिमांड उतनी नहीं होगी, प्राइस क्या हो जाएगी शेयर की। और अगर शेयर की डिमांड बढ़ रही है, मैंने भी लेने हैं, आपने भी लेने हैं, इन्होंने भी लेने हैं, हर बंदा जा रहा है ब्रोकर से कहता है फलां कंपनी के शेयर जरूर उठाओ, तो इसका मतलब है उस कंपनी के शेयर की डिमांड इंक्रीज। तो डिमांड के इंक्रीज करने से स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस इंक्रीज करती है, ठीक है, प्रीमियम पे सेल होते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो शेयर होल्डर आपको पैसा दे रहे हैं वो पैसे पर डिविडेंड मांगते हैं। जो डिविडेंड कंपनी पे करती है उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? और जो डेट लिया उस पर कंपनी को क्या देना पड़ता है? बैंक या डिवेंचर होल्डर डिमांड करते हैं कंपनी को इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? इसका मतलब है इक्विटी फाइनेंस पे जो देना पड़ेगा रिटर्न, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। डेट फाइनेंस पे जो भी देना पड़ेगा वो क्या है? अगर इन दोनों की एवरेज निकाल ली जाए, क्या निकाल ली जाए, तो उस एवरेज को, वेटेड एवरेज को कलेक्टिवली कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी अगर मैं आपसे कहूं किसी कंपनी की 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और 4% कॉस्ट ऑफ डेट है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जवाब है ये 10% से ऊपर नहीं होगा, ये 4% से नीचे नहीं होगा। आपका आंसर 4 से 10 के इन बिटवीन आना है कहीं पे, जो भी आता है, जो भी आता है। 7% ये नहीं करना, 10 जमा 4 करके डिवाइड बाई 2, इसको सिंपल एवरेज कहते हैं, ये नहीं करनी, वेटेड एवरेज करनी है। कौन सी? ये क्या होती है वेटेड एवरेज? कौन सा पैसा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आपके इदारे में? हमारे इदारे में शायद इक्विटी फाइनेंस ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, 80% फाइनेंसिंग इक्विटी की है और सिर्फ 20% फाइनेंसिंग हमारी किसकी है? तो भाई जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है उस पैसे की कॉस्ट ज्यादा आनी चाहिए ना। जब आप ये करते हैं ना 10 जमा 4 तकसीम 2, तो आप पता है क्या समझ रहे होते हैं कि कंपनी 50% पैसा इक्विटी से लेती है। 50% पैसा कहां से लेती है? तब तो ये एवरेज, सादी वाली एवरेज को सिंपल एवरेज कहते हैं, तब तो ये कामयाब है। अगर कंपनी 80% पैसा इक्विटी से ले रही है, 20% पैसा डेट से ले रही है, देन आपकी वो जो 10 जमा 4 तकसीम 2 वाली सिंपल एवरेज है, फ्लॉप है। वो क्या है? क्योंकि ये जो सिंपल एवरेज होती है ना, ये इन दोनों वैल्यूज को इक्वल वेट असाइन करती है, दोनों की अहमियत 50-50 है। अगर 3 रकमें है ना, तो तीनों की अहमियत 33% है, वो नहीं होती 33.33। 4 रकमें हूँ, 4 रकमों की अगर आप सिंपल एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो चारों में हर एक की जो इम्पोर्टेंस है वो फिर 25-25% ले रहा होता है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज हमारे सब्जेक्ट में कम इस्तेमाल होती है, ना कॉस्ट में इस्तेमाल होती है। जिन बच्चों ने मुझसे कॉस्ट पढ़ी है तो मैंने उनको सीवीपी के चैप्टर में बताया था, सीवीपी या ब्रेक इवन के वेटेड एवरेज क्या होती है और उसकी क्या अहमियत है। हमारे सब्जेक्ट में चाहे एमएफए हो चाहे कॉस्ट हो, उसमें जो एवरेज चलती है वो कौन सी वाली एवरेज है? अब ये कैसे वेटेड एवरेज करते हैं इसको जरा देख लें। वेटेड एवरेज करने का तरीका क्या होता है, मिसाल मैं दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, और उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल
5 लाख रुपए चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने पैसे चाहिए? कंपनी मार्केट से इक्विटी फाइनेंस रेज करती है, 3 लाख का इक्विटी फाइनेंस रेज करती है मार्केट से। कितना फाइनेंस मार्केट से रेज करती है? 3 लाख का इक्विटी, 2 लाख का टोटल फाइनेंस हो गया 5 लाख। ठीक है, टोटल फाइनेंस कितना हो गया? अच्छा, अब इक्विटी वालों को अलहदा देना है, डेट वालों को अलहदा देना है, लेकिन एनपीवी में अलग अलग रेट से एनपीवी नहीं निकाली जाएगी। वहां तो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट होता है, एक होता था ना, वो एक कैसे निकलता था वही सीख रहे हैं एक्चुअली। जो आपको एनपीवी के चैप्टर में 10%, 14% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट दिया होता था, वो सिंगल परसेंटेज होती थी। तो ये तो दो है, मिसाल के तौर पर इक्विटी की परसेंटेज 10% है वही, और डेट वालों की जो कॉस्ट है जो कंपनी ने इंटरेस्ट की मद में देनी है वो 4% है। यही लिखी थी ना मेरे पीछे। अच्छा, अब आपने वेटेड एवरेज कैसे निकालनी है? वेटेड एवरेज निकालने का तरीका होता है कि ये जो कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय वेट, इसकी रेशियो बना लो कि ये जो 3 लाख है ये 5 लाख का कितने परसेंट बनता है। तो वो 3/5 कर लो, या 3 लाख तकसीम 5 लाख, वेट बनाना है ना, वेट। तो मैं वेट बना रहा हूँ 3/5 से। 3/5 पता है कैसे आया है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% ही बनता है। तो लेकिन मैं परसेंटेज नहीं लिखूंगा उसकी, इसकी परसेंटेज है मल्टीप्लाइड बाय 3/5, और दूसरे में 4% मल्टीप्लाइड बाय ये जो 3/5 और 2/5 है ना, ये एक्चुअली वेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और इस वेट की मदद से एवरेज होगी। तो वेटेड एवरेज निकालने का तरीका होता है फिगर इनटू वेट। फिगर जो भी परसेंटेज है यहाँ पे, इनटू जो आंसर आएंगे उन आंसर्स को आपने एडअप कर लेना। 10% इंटू ये करें तो ये 6% आ जाएगा, परसेंटेज में 7 लिख रहा हूँ, और 4% को इंटू करेंगे 1.6, टोटल करें तो आंसर कितना आता है? ये आपकी क्या है? कॉस्ट ऑफ। तो इसमें टोटल 4 कॉलम होंगे। टोटल कितने कॉलम होंगे? पहले कॉलम में इक्विटी डेट का नाम लिखना है, जितने डेट्स होंगे, जितनी शेयर्स वगैरह होंगे। ठीक है, वो कहते हैं सर डिविडेंड की तो फिक्स परसेंटेज ही नहीं होती। नहीं होती है, नहीं भी होती तो हम निकाल सकते हैं। हम पढ़ेंगे ना डिविडेंड मॉडल, वो हमें सिखा देगा कि ये परसेंटेज कैसे निकलनी है। अभी क्यों टेंशन लेते हैं आप उसकी, वो तो बाद की बात है। मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ आ गया कि इक्विटी डेट पहला कॉलम, दूसरे कॉलम में उनकी मार्केट वैल्यूज की बेस पे, किस बेस पर? मार्केट वैल्यू ले पैसे की, और उस मार्केट वैल्यू से करना क्या है? सिर्फ वेट निकालने हैं। अगर मैं आपको ये कह दूं कि कंपनी 60% पैसा इक्विटी से लेती है, 40% पैसा डेट से लेती है, तो वेट दिए हुए उसने। तो मार्केट वैल्यू दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में इक्विटी की कॉस्ट अलहदा लिखनी है, डेट की कॉस्ट अलहदा लिखनी है, और ये आखिरी कॉलम में हमने पूरी कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट है। ये सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर की कॉस्ट है, ये सिर्फ किसकी कॉस्ट है? और ये कंपनी के तमाम इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड कॉस्ट है, रिक्वायर्ड रेट है जो हमसे वो मांग रहे हैं, और हमें ये देना पड़ेगा। आप इस रेट पर एनपीवी निकालेंगे। जो आप एनपीवी निकालते हैं ना, वो इस रेट पे निकालेंगे। यहां तक आपका कोई सवाल है तो पूछे, फिर मैं पढ़ता हूं जो भी नोट्स नोट्स में लिखा हुआ है। जी, कोई सवाल हो? तो सबसे पहली बात है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? तो आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स या फाइनेंसर्स ऑफ द कंपनी। मिनिमम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो कम से कम है, इससे ऊपर भी मांग सकते हैं इन्वेस्टर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट, ये लिखा हुआ है नोट्स में, शायद नोट्स में ये लिखा हुआ है, मैं बल्कि नोट्स पे ही आ जाता हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या डेफिनेशन दी हुई है? वो कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल फाइनेंसर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के फाइनेंसर कितनी तरह के हैं वो नीचे लिखे हुए हैं।
कंपनी के दो तरह के फाइनेंसर्स होते हैं, इक्विटी और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द दे फेस इन द कंपनी। इसका क्या मतलब है? अगेंस्ट द रिस्क दे फेस या फील इन द कंपनी। देखें, आप में से किसी ने सवाल नहीं पूछा, डेफिनेटली आप अभी नहीं इतने अलर्ट, कि ये आपने पहले भी इक्विटी के सामने परसेंटेज ज्यादा लिखी थी और डेट वालों के सामने आपने परसेंटेज क्या लिखी थी? कम लिखी है। ऐसे ही लिखा, मैंने पहले भी ऐसे ही लिखा था। इक्विटी वालों की कॉस्ट की परसेंटेज ज्यादा लिखी थी मैंने, और डेट वालों की परसेंटेज मैंने क्या लिखी थी। और ये ऐसे ही होगा, ये एमसीक्यूज के लिए पूछेगा कि दोनों में से महंगा पैसा कौन सा होता है कंपनी के लिए। इक्विटी सरमाया महंगा होता है और डेट सरमाया क्या होता है? सस्ता होता है। हालांकि आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि ये सेम भी हो सकती है, कि कभी सेम नहीं होगी, ये डिफरेंट ही होगी। और इस डिफरेंस में ये डिफरेंस हमेशा कायम रहेगा कि इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होगी और डेट की कॉस्ट क्या होगी। इसकी वजह भी हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर बताता है, लेकिन मैं यहाँ पे भी नॉलेज रखूंगा अपने पास कि उसकी वजह है रिस्क दे फेस इन द कंपनी। क्या वजह है? एक फिक्रा पढ़ा था हमने, मोर रिस्क मोर रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये सुना हो शायद आपने कहीं, हायर द रिस्क यू फेस, हायर द रिटर्न यू वांट। तो बेटा शेयर होल्डर का रिस्क एज कंपेयर टू डेट इन्वेस्टर ज्यादा होता है। अब ये रिस्क ज्यादा होने से क्या मुराद है बेटा? इसकी दो तीन मतलब है। पहला मतलब, जब भी कंपनी प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन करेगी तो शेयर होल्डर की इनकम फिक्स या डिविडेंड फिक्स, लेकिन वो डेट इन्वेस्टर का तो इंटरेस्ट फिक्स होता है। इसका मतलब है उनकी इनकम गारंटीड होती है डेट इन्वेस्टर की। उनको पता है हमें इतने मिलने ही मिलने हैं। जैसे आपको जॉब में पता है मुझे इतनी सैलरी मिलनी है, लेकिन बिजनेस में किसी दिन ग्राहक आता है, किसी दिन कस्टमर नहीं आता। तो इनकम इज नॉट गारंटीड फॉर शेयर होल्डर, दैट इज व्हाई देयर इनकम इज फ्लक्चुएटिंग। किसी इनकम के फ्लक्चुएट होने का मतलब उसके वो रिस्क है एक्चुअली। कभी आ गई, कभी नहीं आई, कभी कम आ गई, कभी ज्यादा आ गई। ये टेंशन है ना शेयर होल्डर के दिमाग पे। तो जब उनकी इनकम स्ट्रीम ही फिक्स नहीं है तो ये पहला रिस्क हो गया, फ्लक्चुएशन इन द रेगुलर एनुअल डिविडेंड या इनकम। दूसरा मसला जिस वजह से हम कहते हैं कि शेयर होल्डर का रिस्क ज्यादा है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, तो आपने अगर लॉ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कंपनी के वाइंड अप होने पर एसेट्स को बेच के किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। जी बताएं जी, किसी को पता हो इधर से लड़कों में से, बताएं हाथ खड़ा करके। डिस्ट्रीब्यूशन का एक सीक्वेंस होता है, पैटर्न ऑफ पेमेंट होता है कि पहले इनको देना है, फिर इनको देना है, फिर इनको देना है, बाद चेना दीवारी आनी है। तो वो तरतीब लॉ बताता है, लॉ। मैं नहीं बता रहा, लॉ बताता है, लेकिन मैं वो तरतीब जहाँ पे छापा लगाते हैं हम उसके पाबंद हैं। वो अकाउंटेंट भी नहीं चेंज करता, वो तरतीब लॉ ने फिक्स कर दी है। कोई भी कंपनी वाइंड अप होगी सबसे पहले एसेट्स बेचे जाएंगे। वो हम नहीं बेचेंगे, लिक्विडेटर होता है। लिक्विडेटर एक होता है, कोड अपॉइंट करती है एससीसीपी, तो वो लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी बेचेगा। अब वो बेचेगा तो बेच के आगे क्या करना है, उस बेचे हुए एसेट्स की तकसीम कैसे करनी है, पता हो किसी को? जी अच्छा, हाँ जी, ये भी कंप्लीट नहीं पढ़ा हुआ आपने। और बताएं, और थोड़ा डिटेल से, गलत नहीं है ये, और डिटेल से याद रखें। जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, और जो लिक्विडेटर है ना उसके पैसे पूसे वो साइड पे होते हैं कि भाईजान ये सर्विसेज दे के भाग ना जाए। सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद बारी आती है, इन्होंने कहा था तमाम डेट्स, उसकी भी तरतीब है। डेट्स भी दो तरह के होते हैं, सिक्योर डेट्स, अनसिक्योर डेट्स। सिक्योर डेट्स और दूसरे कौन से होते हैं? पहले सिक्योर्ड वाले, जो चीज उनको गिरवी रखवाई हुई है वो बेच के सिक्योर डेट्स पहले दिए जाते हैं। बाद में कौन से डेट्स पे किए जाते हैं? अनसिक्योर्ड।
फिर बारी आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, और आखिर में अगर बचे कुछ पैसे बचे तो वो किनको दे देते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी दो तरह के होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और दूसरे कौन से। तो पहले किनको मिलने हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी पहले पैसे देगी, बाद में किनके पैसे हैं, तो पैसे डूबने का खतरा फिर किनका बेचारों का, ऑर्डिनरी वालों का। इसका मतलब है रिस्क नंबर 2 क्या हो गया, दो रिस्क बोले मैंने अभी, शेयर होल्डर के लिए दो रिस्क है। नंबर 1, इनकम ऑफ देयर इनकम इज नॉट गारंटेड। नंबर 2 रिस्क क्या है, एट द टाइम ऑफ कंपनी वाइंडिंग अप देयर प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट गारंटेड। उनकी इन्वेस्टमेंट के सारे पैसे डूब सकते हैं। हाँ, उनकी घर की प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती, घर की प्रॉपर्टी तो किसी की भी नहीं बिकती कंपनी में, ठीक है ना, वो लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन इन्वेस्टर के, शेयर होल्डर के सारे पैसे बेटा डूब सकते हैं। तो किसका रिस्क ज्यादा है, डेट वालों का रिस्क कम है, प्रेफरेंस वालों का इन बिटवीन है। प्रेफरेंस वैसे तो शेयर है, खूबियां शेयर वाली हैं कुछ, लेकिन लीगली ये शेयर वाली है, लेकिन खूबियां डेट वाली हैं काफी हद तक, क्योंकि उनके पैसे भी तकरीबन डूबते नहीं है, मिल जाते हैं उनको भी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बीच में कोई फॉल कर रहा है दरमियान में, समझ आ रही है। अब ये जो मैंने तरतीब बताई थी ना, इस तरतीब को बोलते हैं, इसका प्रॉपर एक नाम है क्रेडिटर्स हायरार्की। हायरार्की कहते हैं खास तरतीब को, सीक्वेंस को। कंपनी की वाइंडिंग अप पर ये हायरार्की अप्लाई होती है, या ये सीक्वेंस अप्लाई होता है। सबसे पहले क्या पे किए जाते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, देन पे किया जाता है डेट्स को। और ये बिल्कुल बताया उन्होंने सही, डेट्स पे किए जाते हैं, लेकिन डेट्स में पहले कौन से पे किए जाते हैं, तमाम सिक्योर डेट्स जिन पे फिक्स चार्ज होता है, फिक्स चार्ज वाले एसेट्स बेच के सिक्योर डेट्स पे किए जाते हैं। फिर फ्लोटिंग चार्ज मीट करने के वो तमाम डेट्स जिनका फ्लोटिंग चार्ज होता है, और वो अनसिक्योर्ड, या फ्लोटिंग वाले भी सिक्योर्ड ही होते हैं वैसे, आप सही कह रहे हैं, अनसिक्योर्ड में मतलब किसी का चार्ज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे किया जाता है, वापस पैसे किनको दिए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और आखिर में पैसे वापस किए जाते हैं बेटा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, क्या कहते हैं, ये 4 है। इसमें आपने इसी तरतीब पे चलना है। तो इनका रिस्क इनसे ज्यादा है, इनका रिस्क डेट से ज्यादा है, बट उससे कम है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिस्क एज कंपेयर टू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एज कंपेयर टू डेट से ज्यादा है, बट एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कंपैरिजन किन से हो रहा है, इस पे पूछेगा। ये एमसीक्यूज में पूछेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिस्क ज्यादा होता है, ऐसे नहीं है, एज कंपेयर टू देखना है आपने, कंपैरिजन किससे करवा रहा है। तो ये परसेंटेज ज्यादा होने की वजह ही रिस्क है, कि शेयर होल्डर का रिस्क एज कंपेयर टू डेट इन्वेस्टर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। और ठीक है, समझ आ रही है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, डेट तमाम फाइनेंसर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और वो ये रेट ऑफ रिटर्न कंपनी में जितना रिस्क फेस करते हैं उसके बदले वो कंपनी से डिमांड करते हैं। ज्यादा रिस्क जो फेस करेगा वो रिटर्न भी ज्यादा डिमांड करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टर का जो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, इसको रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप भी कहते हैं। और इसमें वो बात फिक्स है कि जो जितना ज्यादा रिस्क फेस करेगा वो उतना ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा। ये लाइन में बता चुका हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा नाम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, और इसी का तीसरा नाम क्या है, ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर वो कह दे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालें तो वो भी यही है। आगे हम ये बात कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कहां जरूरत पेश आती है, एमसीक्यूज के लिए बता रहे हैं, कहां जरूरत पेश आती है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। सबसे पहले आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जो आपने वो एनपीवी वाले प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये एनपीवी के लिए जरूरत होती है। और वो जो एनपीवी वाले प्रोजेक्ट होते हैं उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोजेक्ट्स कहते हैं, ठीक है, वहां एनपीवी वगैरह निकालने के लिए। दूसरी, आपको
अगर कंपनी एडिशनल डेट या इक्विटी फाइनेंसिंग लेना चाह रही है तो उसके लिए भी वो क्या, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक कंपनी है जिसकी प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट है? नया डेट लेने की वजह से, नया डेट लेने की वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी उनके पास दो ऑप्शन है, सवाल में ये कहा होगा इस कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या ये इक्विटी फाइनेंस ले ले या ये कंपनी कौन सा फाइनेंस ले ले, डेट फाइनेंस। आपसे कहेगा रिकमेंड करो कि कंपनी को इक्विटी फाइनेंस लेना चाहिए या डेट फाइनेंस। अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक दफा इक्विटी नया फाइनेंस काउंट करके निकालेंगे, तो मिसाल के तौर पर प्रेजेंट कॉस्ट 10% थी, बढ़ के 12 पे चली जाती है जब आप इक्विटी फाइनेंस लेते हैं। जब आप डेट फाइनेंस लेते हैं तो बाय चांस वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से गिर के 9 पे आ जाती है। मिसाल दे रहा हूं, यानी एक केस में वो 10% से ऊपर चली गई, दूसरे केस में वो 10% से नीचे चली गई। समझ आ गई है? तो अब आपने बताना है कि जी आपको इक्विटी से लेना चाहिए या डेट से लेना चाहिए। तो भाई वो प्रेजेंट से ऊपर गई है तो वो वाली ऑप्शन तो महंगी है, वो तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उल्टा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर आप एडिशनल फाइनेंसिंग लेना चाह रहे हैं तो उसका फैसला करने का एक तरीका यह है कि कंपनी की पैसा लेने से पहले वाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल और पैसा लेने के बाद वाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख लो। अगर बाद वाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई है तो वो पैसा लेना आपके लिए उस रास्ते से बारे में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। कोई और तरीके से देखो जिससे आपकी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रोल में रहे या कम हो, बढ़े ना। अगर आप इस तरह बढ़ने देंगे तो हर दफा पैसा लेने पे वो तो बहुत दूर चली जाएगी। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई? चले, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ये दो बातें हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं। किसी भी बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए, किस मकसद के लिए, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ये आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। एक होती है लिस्टेड कंपनी और एक होती है, दोनों में फर्क होता है। हाँ, अनलिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर नहीं होती और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदो फरोख्त। लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है और उसके शेयर ओपनली स्टॉक एक्सचेंज में इजीली फ्रीली ट्रेडेबल। अगर कोई कंपनी नॉन लिस्टेड से लिस्टेड में कन्वर्ट होना चाहती है तो वो पब्लिक को शेयर ऑफर करती है। किस प्राइस पे शेयर ऑफर करे, वो प्राइस भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मदद से निकालनी पड़ती है। तो जब भी कोई कंपनी अपने आप को पहली दफा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने जा रही है तो उसको पब्लिक को शेयर ऑफर करने पड़ेंगे। जिस प्राइस पे ऑफर करने पड़ेंगे वो प्राइस बिजनेस वैल्यूएशन का एक चैप्टर है, वो सिखाता है। तो वहां पे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही निकलेगी वैल्यू कि ये शेयर इस प्राइस पे ऑफर करे कंपनी, तो कंपनी के लिए भी फायदेमंद है, लोग भी ले लेंगे। उसके अलावा दो कंपनीज के मर्जर एक्विजिशन के लिए ये सेम वही है। ए कंपनी और बी कंपनी दोनों मर्ज हो रही हैं तो मर्जर एक्विजिशन के लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है। इनमें से कोई काम आपको नहीं आना, सिर्फ थ्योरी में पता हो। और किस मकसद के लिए? डी मर्जर क्या होता है? मर्जर का उल्ट। बाज दफा एक एंटिटी इतनी बड़ी चल रही होती है कि उसको ना मैनेज करना मुश्किल हो रहा होता है, उसमें कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता इदारे से, कहीं ना कहीं चोरियां हो रही हैं, इदारे के रिसोर्सेज क्या हो रहे होते हैं, जाया। इदारा चाहता है कि चीजों को एफिशिएंटली और बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए एंटिटी को स्प्लिट कर लो। एंटिटी को क्या कर लो, अलग अलग कंपनियां रजिस्टर कराओ, अलग अलग मैनेजमेंट करो, तोड़ो कंपनी, ताकि क्या हो, चीजों को मैनेज करना क्या हो। इसको बोलते हैं डी मर्जर। डी मर्जर तभी किया जाता है जब कंबाइंड एंटिटी की वैल्यू कम हो और बाद में तोड़ के चलाने से एंटिटी की वैल्यू में इजाफा होना हो, तो फिर एंटिटी को क्या कर दिया जाता है, डीमर्ज। वो डीमर्जर के बाद क्या वैल्यू बनेगी इदारे की, वो निकालने के लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है। हमें डीमर्जर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए अगला पॉइंट क्या है, ये भी सिलेबस में नहीं है, वैसे बता रहा हूं। आखिरी चीज क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी रेशियो को कहते हैं। हाँ जी, डेट इक्विटी रेशियो को कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं?
ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो डेट इक्विटी रेशियो जिसपे आपकी कंपनी की वैक मिनिमम होगी। हाँ जी, मैंने बताया कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इक्विटी रेशियो को कहते हैं। 60% डेट, 40% इक्विटी, 40% डेट, 60% इक्विटी। तो ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, वो डेट इक्विटी रेशियो जिसपे जिसपे कंपनी की वैक क्या होगी, मिनिमम होगी। ऐसी डेट इक्विटी रेशियो को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है अगर किसी इदारे ने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढना है तो उसको वैक निकाल निकाल के देखना पड़ेगा कि अगर हम 10% डेट और 90% इक्विटी से करते हैं तो वैक क्या है, 20% डेट और 80% इक्विटी पे आते हैं तो वैक क्या है। इस तरह 8-10 दफा उसको अपनी डिफरेंट डेट इक्विटी रेशियो पे क्या निकालनी पड़ेगी, वैक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वो डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा क्या नाम है, ऑप्टिमल होगी जहां पे वैक अपनी लोएस्ट लेवल पर है। ठीक है, इनमें से आपको जो आ सकते हैं वो ये पहले दो आ सकते हैं, एक एनपीवी और दूसरा एडिशनल डेट इक्विटी। उसके बाद वैक कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार तरह की वैक है, आपको ये दो नहीं आनी, पहली दो आनी है, करंट वैक और दूसरी कौन सी है, रिवाइज्ड। तो ये कल अब निकालेंगे, टाइम खत्म हो गया है। वैसे मैंने कैलकुलेशन बता दी हुई है वैक की, अभी थोड़ी देर पहले की थी, लेकिन प्रॉपर फॉर्मली नीड फॉर्मेट कैसे बनेगा ये अब हम कल बात करेंगे, अभी टाइम कम है। मैं जरा टेस्ट को डिस्कस करना चाह रहा हूं जिन्होंने दिया है, क्योंकि मसाइल होंगे आपके, उस पर भी टाइम लगना है। चलो बाकी लोग चले जाएं, जो टेस्ट वाली पार्टीज हैं वो टेस्ट निकाल लें, ठीक है, जिन्होंने टेस्ट दिया है जी। टेस्ट, जिन्होंने टेस्ट दिया है और डिस्कस करना चाहते हैं, बाकी जाके टेस्ट दें। चलो, क्लास से पहले आइंदा देना है, सिवाय वो बच्चे जिनकी क्लास है, वो एक अलग बात है। चले टेस्ट दें जाके, शाबाश। आज जी सबसे पहले टेस्ट वगैरह जो क्वेश्चन है, उम्मीद है आपके पास होगा, उसमें एनपीवी वाले क्वेश्चन पर आए। पहले वो लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं, बाद में एमसीक्यूज पे आएंगे। एमसीक्यूज तो सारे वो हैं जो नोट्स में अटैच है, सारे नोट्स में से थे। तो जिसको नहीं आते वो, इसका मतलब है उसने नोट्स को खंगाला ही नहीं, नोट्स में मौजूद थे एमसीक्यूज। मैंने जानबूझ के नोट्स में से दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए, लेकिन आपको नहीं पता होगा, तो वो नोट्स में से ही थे। है, एमसीक्यूज का सॉल्यूशन है, होगा, मैं नहीं मानता, सॉल्यूशन के बगैर नहीं हो सकते एमसीक्यूज। और अगर सॉल्यूशन के बगैर है तो सॉल्यूशन भी दे देता हूं आपको, अगले 2 सफों के बाद तो सॉल्यूशन है। तो आपने किए ही नहीं फिर। अच्छा जी, चले अभी टेस्ट पे आते हैं पहले जरा। वो आप टीए से पूछे, मुझे नहीं पता किस रूम में है, वो नीचे जाके पूछे कौन है। अभी इधर से बंदा गया है। हाँ जी, जी किसी के पास है अपना सोल्यूशन टेस्ट का, और टेस्ट वापस देते जे, टेस्ट अपने हाथ में रखना था ना, कि जब मैं डिस्कस करूं तो आपको पता हो कि मैं क्या करके आया हूं। ये तो अब आपकी, ऐसे ही होगा टाइम, क्या बैलेंस रखना चाहिए, हैं टफ थे बात ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ फिर आई कैप देनी होने पेपर, ਉੱਥੇ तो ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ओहो ये क्या हो गया, इतने मुश्किल।
अभी तो ये आसान वाले दिए मैंने। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सॉल्व करने वाले सारे हैं, वो भी जानबूझ के दिए हैं ताकि आप प्रेशर में करें काम, आप खुश ना हो आपका है। अच्छा, पहले इसका मतलब ये किया ही नहीं सवाल, तो फिर अच्छी बात है, करो जाके। फिर किया ही नहीं, किसी ने किया ही है। अच्छा, आधा किया है, चले। मैं पढ़ देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ पॉइंट, वो तो बता दूं कि कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि एनपीवी निकालें, आईआरआर निकालें, पेबैक निकालें, और आपने एडवाइस भी करना है। तो सारे मेथड्स के लिए नेट कैश फ्लोज होना जरूरी है। तो नेट कैश फ्लोज कॉमन होंगे, वही नेट कैश फ्लोज एनपीवी में चलेंगे, वही नेट कैश फ्लोज आईआरआर में, और वही नेट कैश फ्लोज पेबैक। तो नेट कैश फ्लोज तक पहुंचना जरूरी था। कहां तक पहुंचना जरूरी था? नेट कैश फ्लोज। अब इसका जो फॉर्मेट बनना था, डाटा क्या था, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा। 5 साल का ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, और ये किसी जूनियर टीम मेंबर ने बनाया हुआ था, और लेकिन ये सारा डाटा किस प्राइसेस पे था, और जूनियर ने बनाया हो तो इसमें गलतियां भी होती हैं, आपको पता है। मतलब फिगर्स गलत नहीं होती, लेकिन इररेलेवेंट और रेलेवेंट आइटम्स की मिक्सिंग होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट थी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, और ये सारों के साइन शाइन एक जैसे रखे हुए हैं, ये मिस्टेक है। सेल रेवेन्यू थी, मटेरियल, लेबर, एट्रीब्यूटेबल, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं लेते, मैंने कहा था फाइनेंसिंग है, डेप्रीसिएशन नहीं लेते, और टैक्स भी दोबारा निकलेगा, ये वाला टैक्स भी ठीक नहीं होगा। तो आप सेल, मटेरियल, लेबर, और ये वो कहता है तमाम कैश फ्लोज करंट पे हैं। तो आपने सेल प्राइस को, वर्किंग कैपिटल को और ओवरहेड्स को कितने % से इंक्रीज करना है? 5%। तो सेल प्राइस का इन्फ्लेशन रेट 5% है। अब उसके बाद ये नहीं बताया किस साल से, क्योंकि ऊपर करंट प्राइसेस लिखा हुआ है, तो करंट प्राइसेस में ईयर 1 से इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन कहां से होगा? जिसने 0 से किया वो गलत है, जिसने 2 से इन्फ्लेशन लिया है वो भी गलत है। अब आप देखने आपने क्या किया है, 1 से इन्फ्लेट होना था, तो सेल इन्फ्लेट कैसे करनी थी? 3500 इंटू 1.05 रेस पर 1, दूसरी दफा 4900 इंटू 1.05 रेस पर 2, 53, ऐसे ही बाकी भी, क्योंकि ये बेस फिगर दी हुई है करंट प्राइसेस पे। तो 1.05 रेस पर 3, इसी को लेके नहीं चलना था, ये कोई पर यूनिट प्राइस नहीं है, इसके अंदर सेल प्राइस इनटू सेल यूनिट्स हुआ है। तो ये तो फर्क ही आनी थी हर साल की, इसमें प्राइस असल में इन्फ्लेट करनी है, तो आप इसको इस तरह करेंगे। ये भी ऐसे ही होनी है मटेरियल के केस में, मटेरियल और लेबर इन दोनों ने 10% इन्फ्लेट होना है, तो आप बेहतर है इन दोनों को जमा करके इन्फ्लेट कर लें। अक्लमंद बच्चा इन दोनों को ऐड करके इन्फ्लेट करेगा, बेवकूफ बच्चा दोनों को अलग-अलग इन्फ्लेट कर रहा होगा और अपना टाइम जाया कर रहा होगा, और फिर वो कंप्लेन कर रहा होगा कि पेपर लेंथी था। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ये मेरा ख्याल है 535 इंटू 1, अगर ये अलग-अलग भी करना हो, 535 इंटू 1.10 रेस पर 1, फिर 750 बेस चेंज हो रही है, 750 इंटू 1.10 रेस पर 2। ठीक है, हाँ गलत हो गया होगा कि सही है। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट 50 इंटू 1 पॉइंट, ये कहां से, हाँ फिक्स ओवरहेड ये है, 5% इन्फ्लेट करना है इसको। 50 इंटू 1.05 रेस पर 1, 100 इंटू 1.05 रेस पर 2, 100 इंटू 1.05 रेस पर एंड सो ऑन। उसके बाद ये आनी कोई नहीं। टैक्स डेप्रिसिएशन कितने % है? 25% है, रिड्यूसिंग बैलेंस, और टैक्स का रेट 35% है, सेम ईयर में टैक्स पे करना है। तो क्या चीज, मतलब प्रॉफिट में से लेस करनी होती है, ये मतलब है। डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट में से लेस करना होता है, इसलिए उसने इसको अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है। कोई इंग्लिश लिख के थोड़ा परेशान भी करना है यार, क्या है अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब? ये एक्सपेंस प्रॉफिट में से लेस होता है और होगा। किया ही नहीं प्रॉफिट में परसेंटेज, ना 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 ना, ये तो सवाल के साथ जुल्म है जो आपने कर दिया है। अच्छा कर दिया, कर दिया। टैक्स 25% 35% है। प्लांट एंड मशीनरी की ये स्क्रैप वैल्यू है,
इसके साथ करंट प्राइसेस नहीं लिखा हुआ, ऊपर वाले टेबल वाली फिगर के साथ करंट प्राइसेस है तो ये इन्फ्लेटेड ही होती है ना बताया हो तो। उसके अलावा रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है और नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट है, ये नहीं चाहिए हमें, तो इन्फ्लेटेड वाली चाहिए होती है क्योंकि हमने ऊपर कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करके चलना है आई कैप में। बाकी ये जो 3 साल का पे बैक पीरियड दिया ये रिकमेंडेशन के लिए दिया हुआ था, कंपैरिजन के लिए, कि मैनेजमेंट जो है वो 3 साल वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करती है जब आपने डिसीजन पे बैक से लिखना होगा। अब आप इसमें फॉर्मेट क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले आएगी एनुअल सेल, फिर माइनस होगी एनुअल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट इकट्ठी टाइम बचाने के लिए, एनुअल एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट आएगी, एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन आएगी, गेन लॉस आएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, उस पर टैक्स पेमेंट, और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक, गेन लॉस का रिवर्स। कोई एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, कोई स्टार्ट ऑफ ईच ईयर की आइटम नहीं। एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आने के बाद इन्वेस्टमेंट इन मशीन आएगी, स्क्रैप आएगी और वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये निकाली जाएगी। ये भी नॉन इन्फ्लेटेड है, ये भी क्या है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट क्या आती है, किसी ने किया है, ये कराने लगा हूं, ये किया किसी ने, वहां तक पहुंचे ही नहीं। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल ऐसे होना था, मैंने आपसे कहा था इसमें 2 रोज बनती हैं। पहली रो का नाम होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, और इन्फ्लेटेड लिखना है अगर इन्फ्लेशन हुआ तो 0 पे इन्फ्लेशन नहीं होगा, ये 300 ही आएगी। जो 1 पे आना है वो 400 इंटू 1.05 रेस पर 1, तो 420। अगली दफा 500, 1.05 रेस पर 2, तो 551 जी। उसके बाद 600 इंटू 1.05 रेस पर 3, 696। तो चेक करी जाओ, मुझे वैसे ही याद है ये सवाल मैं 5 दफा कहता होता था बच्चों को करना है, इस सवाल को 5 दफा करना है आपने, क्योंकि ये सवाल एडजस्टमेंट भी सारी हैं और इसमें बेस फिगर चेंज हो रही है असल में जी। ये 696 आता है और ये 695 और 851 या 50, चेक करेंगे 696 के 95, 695। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आएगा 700 इंटू 1.05 रेस पर 4, तो 851 या 50, और आखिर में नील लिखना होता है। इन्होंने ये जो 700 लिखा है ये गलत है, नील करना होता है। अगर आपने आखिरी साल में भी 700 को इन्फ्लेट कर दिया तो यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, इधर 0 करना है। ये भी नहीं आना एनपीवी के टेबल में। अब निकालनी है चेंजेस, वर्किंग कैपिटल 300, 120, 133, 144। हाँ जी, आगे जी, 11 में से 5 6 और 14 में से 9 5, तो 256 चेक करें, 851 माइनस 695, 156। ये एनपीवी के टेबल में जानी है। नहीं आती है, बस खत्म। डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी, वो तो सही होनी चाहिए। टैक्स डेप्रिसिएशन निकाली नहीं थी, टाइम खत्म। हाँ, तो 45 मिनट का टाइम था। पा दे दूसरे ने पा दे, वो पेपर ते नहीं लिखा कुड़िए 45 मिनट, वो मैं ही लिखा। किसने कहा था, मैंने कहा था हैं। चलो कर लेना, घर जाके कर लेना टाइम रख के। अच्छा है, अच्छा एमसीक्यूज पे है जरा। ऐसा होता नहीं वैसे कि मैंने कहा हो जी। यही सवाल क्या, नहीं गलत है सवाल का सलूशन, नहीं सेम आएगा।
नहीं सेम आएगा। मैंने रूल बताया था जब डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं तो फिर आप नॉन इन्फ्लेटेड सवाल हल नहीं करते। हाँ वहां करते हैं, इधर नहीं होगा। इधर जनरल इन्फ्लेशन रेट है ही नहीं जी। तो ये सवाल नॉन इन्फ्लेटेड जो करेगा वो गलत है, अप्रोच स्टार्टिंग ही गलत है। और आई कैप नॉन इन्फ्लेटेड करता ही नहीं। अच्छा जी, ये सवाल सारे नोट्स में से थे, सारे सारे नोट्स में मौजूद थे, हैं जी। अच्छा वो कहता है 8 से 9 मिनट रह गया, बाकी तो नेक्स्ट टाइम ही हो पाएंगे। कहता है कंपनी ने 1 मिलियन बोरो किया है। मैं इधर ओपन कर दूं जरा ताकि उनको पता चल जाए। जी कंपनी ने कितने मिलियन बोरो किया है? 5 साल के लिए बोरो किया है। कितने परसेंट रेट पे? अगर आपने लोन को इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो मंथली अमाउंट बताएं इंस्टॉलमेंट की क्या है। तो जब मंथली सॉल्व करना हो तो ये n 5 साल नहीं रहता, मंथली तो ये 60 पीरियड बन जाएंगे। एक साल में 12 माह होते हैं, तो 5 साल में कितनी मंथली पेमेंट्स बनेंगी? 60। और ये रेट भी पर मंथ पे कन्वर्ट होता है, तो 1% पर मंथ। अब पता था नू? नहीं पता, अभी पता चला है हैं? ये पता ही नहीं है आपको? ये याद रखें, रेट आर में और एन में, ये याद रखना है। अगर तो एनुअल है तो आर और एन सेम वैसे ही चलेगा, आर और एन वैसे ही चलेगा। अगर मंथली है तो आर डिवाइडेड बाय 12 होता है और एन मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर क्वार्टरली हो, क्यूएम में पढ़ा हो नहीं हुआ, क्वार्टरली हो तो आर डिवाइडेड बाय 4 होता है अल्हम्दुलिल्लाह, एन मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा अगर वो क्या हो, सेमी एनुअली हो, देन आर डिवाइडेड बाय 2 एन मल्टीप्लाइड बाय 2। ये पढ़ा नहीं आपने? पढ़ा हुआ है। अच्छा है, याद है नहीं याद वही कहलाता बात है। चले, तो यहाँ पर मंथली पीरियड्स निकाल आपको दिए हुए थे, देख लो। एनुअल से ही कर दिया और आंसर मौजूद था। हाँ गलत था ना, मैंने जानबूझ के वो आंसर रखा हुआ था। असल आंसर सी है, असल आंसर सी है। 211 जी। क्या चाहिए? ये छापा लगाना है। पहला सवाल ही गलत, मुश्किल था टेस्ट फिर है। अच्छा मुश्किल था, लेकिन लेंथी था, 1 घंटा होना चाहिए था और होते। अपनी गलती नहीं माननी, मैं क्या कड़ी नहीं देखी, टाइम नहीं देखा। अच्छा चलो ठीक है, आपने किया, आपको पता चला ना, आइंदा कड़ी भी देखनी है तो टाइम भी देखना है। अच्छा तो अब इसको कैसे सॉल्व करना था, ये बताओ, किया कैसे सॉल्व? एनुअलिटी से होना था जी। ये फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो, नहीं यहाँ पर एनुअल की जगह क्या होगा, मंथली कैश फ्लो या इक्वल कैश फ्लो इनटू एनुअलिटी फैक्टर। इसमें ये पूरा फैक्टर पुट करेंगे, ये पीवी की जगह लोन पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर ऐसे ही एनुअलिटी से ही होना था, इक्वल अमाउंट मांगी होना तो एनुअलिटी को रिवर्स करते हैं। ठीक है, लोन जितना आपने लिया है। दूसरा वाला सवाल जो है इसके बारे में वो क्या कहता है, पहले तीसरा बताते हैं, थ्योरी वाला है, जल्दी नंबर मिल जाएंगे। कहता है इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन एक रेलेवेंट कैश फ्लो है, गलत है सिरे से ही। एनपीवी में आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पे डिस्काउंट करते हैं, गलत है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करते हैं। किस पे डिस्काउंट करते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट तो मैंने बताई नहीं इसमें एनपीवी में।
हाँ जी, एज अ डिस्काउंट रेट, एज द डिस्काउंट रेट, हाँ ठीक है, ये सही है। बस तीसरा, नेक्स्ट इसके बाद ये वाला किया है, डी भी ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज आल्सो नोन एज ब्रेक इवन रेट ऑफ रिटर्न, जी डी भी ठीक है। इज और आर पूछा हुआ था तो सी एंड डी। अच्छा, नेक्स्ट उसने, मैं जरा छोटे छोटे सवाल देख लूं पहले। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% और इन्फ्लेशन 8% है, तो नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ जी ये सही है, 20.96 ही है। 20 जिसने लिख दिया वो गलत है। फिशर इक्वेशन इस्तेमाल होगी। फिशर इक्वेशन होती है 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट, तो नॉमिनल रेट मांगा हुआ है, ये फिशर इक्वेशन, ठीक है। आगे चले, कहता है, हाँ जी, इसकी आईआरआर निकाली थी। 7वें सवाल की आईआरआर कितनी है? एक प्रोजेक्ट है जिसकी इन्वेस्टमेंट 3,70,000 17,000 है, 1 लाख है जी, तो इसका आंसर 10%। कैसे निकाला है, कैसे? हाँ, या आप उस रेट पे एनपीवी निकालें जिसपे जीरो आ रही है, इनमें से ये भी कर सकते हैं, इसमें 10% जी। और उसके बाद ये तो इन्फ्लेशन का सवाल था, ये एक मिनट है जाए, ये सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है अ कंपनी इज कंसिडरिंग, अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ 2 ईयर प्रोजेक्ट। कंपनी 2 साल वाला प्रोजेक्ट करने जा रही है। मशीन की सेटअप कॉस्ट 1,25,000 है, जो कि आपने इमीडिएटली पे करनी है, तो ये जीरो पे आ जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल 4,000 है, जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे होगा और एंड पे रिकवर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% हो तो बताएं कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट कम से कम कितनी प्राइस पे एक्सेप्ट करना चाहिए, कम से कम कितनी प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी सेल प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बतानी है। कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का है? 2 साल का। तो इसमें अगर मैं वो टेबल सा बनाऊं 0, 1 और 2, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कमाना है वो नहीं पता, वो एक्स है। हम्म, आगे और कोई कॉस्ट शॉस्ट भी कोई नहीं है। वर्किंग कैपिटल है 4,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट होगी? 10%। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये तो टेबल में बड़ा मुश्किल हो जाना है, शॉर्ट उसी तरह करते हैं दूसरी तरह, जगह भी नहीं है यहाँ पे। कर ले, ऐसे गलत हो जाना। और चलो, ये भी नहीं चल रहा। दिमाग खराब हो गया इसका। ये फाइल नहीं है आपके नोट्स में बेटा? ये जिनके पास नोट्स हैं, हाँ अच्छा अच्छा, जवाब नहीं है। हाँ जवाब नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, जवाब होने चाहिए, सही कह रही हैं आप, क्योंकि एंड पे जवाब नहीं है। अच्छा ठीक है, आ जाए जनाब, ये सवाल है यही वाला, वहां पे वो पता नहीं क्या मसला है उसको, बाकी सारे आगे सवाल इसमें से हैं।
तकरीबन सारे ही सवाल इसमें से हैं, ये दूसरा सवाल भी दिया है, तो आपने ये प्रैक्टिस नहीं ना की, ना पूछा मुझसे, पता नहीं किधर, तो नोट्स कंगालो ना जाके, तेरे नोट्स में देख लो, शक्ल देख लो, ताड़ी मेहरबानी। हाँ जी, एक पेज है, ऐसे ही हर चैप्टर में लगे हुए हैं। कहता है एक कंपनी है जो एक 2 साल का प्रोजेक्ट करने जा रही है, मशीन की सेटअप कॉस्ट 1,25,000 है, तो इसकी तो पीवी 1,25 ही होगी। वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट के एंड पे रिक्वायर्ड है 4,000, तो ये मुझे ये बताएं प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल का क्या होता है। अगर प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे रिक्वायर्ड है तो ये इधर आउटफ्लो, और आखिरी साल में क्या आ जाता है, इनफ्लो। तो क्या हम इसकी भी पीवी निकाल सकते हैं? अगर मैं चाहूँ इसकी पीवी निकालें आप जरा, तो क्या पीवी आती है मेरा ख्याल है, अगर मैं चले बाद में, वो आपसे कहता है बस, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% हो तो बताएं कंपनी के लिए वो क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जो कंपनी को एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करनी चाहिए। अच्छा, कब रिसीव करनी है? एट द, यानी एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ईयर 2 में रिसीव करनी है। तो 0, 1, 2 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 0 में नहीं आनी, 1 में नहीं आनी, कहाँ पे आनी है? 2 में। ये आ गई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मीन सेल प्राइस। उसके बाद और कोई कॉस्ट वॉस्ट कुछ नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल 0 पे आउटफ्लो, इधर इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के स्टार्ट पर 1,25,000, बस, नो स्क्रैप। तो ये 1,29,000 है, और ये क्या चीज है? 4,000 प्लस एक्स, दरमियान में कुछ नहीं आना। इसकी डिस्काउंटिंग करनी है 10% पे जी। तो बताएं जी क्या आता है ये, -1,29,000 जमा, इसकी बल्कि पीवी निकालें, सॉरी पीवी निकालो भाई इसकी 10% पे, 0.909, 0 पे 1 है, 0.909 10% पे 0.826, तो ये पीवी आ जाएगी -1,29। ये कितनी आती है? 3305 प्लस एक्स है कि 0.82x5 है, वो है मेरा ख्याल है पॉइंट, ये है। हमने एक्स निकालना है, हमने क्या निकालना है? उसने कहा वो क्या कम से कम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो, तो कम से कम का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिसपे एनपीवी 0 होगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक्स है, ये निकालनी है आपने। तो अब मेरा ख्याल है ये -1,29,000 जमा 3305 जमा, तो एक्स निकालना है अब आपने। निकाले जी, एक्स क्या आता है? ये जो एक्स आएगा वो आपका आंसर है। कितना आता है एक्स? 160,175, इतना नहीं आता, 150 समथिंग कुछ आता है। हाँ 150, क्योंकि मुझे आंसर याद है, ये सवाल हर दफा बच्चों को प्रॉब्लम करता है। या आपने माइनस प्लस का मेरा ख्याल है उल्टा सीधा किया है कुछ, तो 152,714, 174, हेलो जवाब ही याद आ गया, 152,174 आना चाहिए। ये जवाब नहीं है, ये जवाब गलत है आपका। ये मैंने क्या किया है, असल में एक्स रख के सॉल्व किया, बाकी सारी एनपीवी 0 लिया। 0 क्यों लिया है? वो प्राइस जिसपे कॉन्ट्रैक्ट कम से कम कमाना चाह रहे हैं ना, कम से कम। तो एक्स आता है 152,174। अब आप देख लें आपका आंसर क्या है। किसी का आया ये आंसर? आपका था? तुक्का कैसे लगाया था? हैं? अच्छा, ऑप्शन दी हुई थी आपको? हाँ, ऑप्शन ना होती ना
तो जिंदगी आसान थी फिर। उधर ऑप्शन नहीं दी हुई मैंने, इधर देखे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उधर ऑप्शन दे दिए मैंने, तो आसानी तो पैदा की है। अच्छा, इस सवाल का क्या किया, चौथे सवाल का, वैसे टाइम खत्म हो गया लेकिन कल बाकी करेंगे। चौथे सवाल का क्या करना था पता किसी को? इसमें आपने पहले हर साल की टैक्स डेप्रिसिएशन निकालनी थी, टैक्स डेप्रिसिएशन निकाल कर उस पर टैक्स रेट लगा के टैक्स सेविंग निकालनी थी, फिर सेविंग की पीवी निकालनी थी। ये भी बड़ा लंबा सवाल था, सही कह रहे हैं आप। पहले डेप्रिसिएशन, जी डेप्रिसिएशन, आंसर नहीं पता, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पे क्या निकालनी थी, टैक्स रेट लगा के टैक्स सेविंग, फिर उस टैक्स सेविंग की पीवी मांगी हुई है, पीवी ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। तो ये आप इसको, आपको पहले टैक्स की वर, लेकिन इसमें साल ज्यादा नहीं है, साल 1-2 है, ये पॉइंट है। तो फिर कौन सा ऑप्शन बन रहा था? नहीं नहीं, लॉस शॉस भी लेना है, आखिरी साल में लॉस भी होता है, उसकी भी टैक्स सेविंग ये वो जो भी बनती है वो लेके फिर आंसर आएगा, सब लेना है। डेप्रिसिएशन जब आएगी तो साल लॉस भी अटैच है, उसके बगैर नहीं। इसका आंसर ना मैं शेयर करूंगा, ये एमसीक्यू उसके आंसर है मेरे पास, तो आप इसको दोबारा सवाल, इस टेस्ट को दोबारा कर ले, क्योंकि ये सवाल बड़ा अच्छा है ये वाला। ठीक है, चलो, अगर आपका गिला है कि टाइम कम दिया है तो इसको दोबारा कर लें। ओके, वैसे हम आगे कल परसों फिर बात कर लेंगे, जब आपको आंसर मिल जाए ना उसके बाद एक कर आइएगा और पूछ लीजिएगा। चलो, अभी मेरी अगली क्लास शुरू होगी, लेट, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज।